तो प्यारे बच्चों, आज के बाद से आप अपने चैनल वीके के पर रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे। फिर सर आपके सामने दिख रहे हैं। फिर सर जो आपको प्रतिदिन शाम के 4 से 5 बजे आपको लाइव पढ़ाएंगे हिंदी, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि सर का जो पढ़ाने का तरीका होगा यह आगामी परीक्षाओं को देख करके आपको हिंदी पढ़ाएंगे। फिर सर से पढ़ने के लिए आप शाम के 4 से 5 बजे आप हिंदी क्लास को ज्वाइन करने के लिए प्रतिदिन शाम 4 से 5 बजे आप लाइव आ सकते हैं। और सुनील सर आपको अच्छे तरीकों से हिंदी पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको कहीं से भी हिंदी में कोई भी डाउट और किसी प्रकार का प्रश्न में कोई भी लेकिन परंतु न रह जाएगा। आप प्रतिदिन आए शाम के 4 से 5 सुनील सर से पढ़ने के लिए लाइव। तो बाबू सुनील सर थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज से मैं आपको लाइव क्लास आज तो नहीं दे पाऊंगा, आज रिकॉर्डेड क्लास पढ़ेगी। कल से मैं डेली 4 से 5 बजे हिंदी की क्लास यहाँ से अपलोड करूँगा। वैसे तो लाइव होगा, आप सभी लोग लाइव जुड़े तो बेहतर होगा। और जो एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वीके सर के निर्देशन में। हालांकि कल ही हम लोग मीटिंग किए कि नहीं एक सेपरेट बैच चलाया जाए और आपको लाइव क्लास, जैसे कि लड़कों के दिमाग में बना रहता है कि लाइव क्लास में हमें पूरी तरह से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लाइव क्लास पढ़िए या आप ऑफलाइन क्लास करिए, दोनों में कोई अंतर नहीं आने वाला है। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी के लिए, क्योंकि यूपीपी आपके सामने है, 37,000 कुछ वैकेंसी आ रही है। और ग्रामीण विकास अधिकारी, जिन बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया होगा, तो ग्रामीण विकास अधिकारी का फॉर्म फिलअप किया जाएगा जल्द ही। तो ध्यान देना है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, तैयारी करना है। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के सामान्य परिचय के बारे में, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात करूंगा हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में आपको मुख्य मुख्य पॉइंट और कैटेगराइज करके पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण, हिंदी व्याकरण, मुझे उम्मीद है कि मेरे लिखे गए अक्षर आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ेंगे, बार बार मैं जिक्र करता हूं जब भी पढ़ाने जाता हूं, ऑफलाइन या इसके पहले भी मैंने ऑनलाइन क्लास दिया हुआ है, एक आध दो पढ़ा होगा, उसमें भी मैंने परिचय बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो आपको वर्ण विचार पर ही ध्यान देना होगा, वर्ण विचार पर ध्यान देना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप शब्द विचार पर ध्यान देंगे, शब्द विचार पर ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आप जो है वाक्य विचार पर ध्यान देंगे। जब आप वर्ण, शब्द शब्द और वाक्य पर विचार कर लेते हैं तो आपका व्याकरण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आपको व्याकरण समाप्त करने के लिए वर्ण की जरूरत है, शब्द की जरूरत है, वाक्य की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है वो आपका शब्द विचार का होता है। ये वाला चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे कम से कम 65 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 65 से 70 से 70% क्वेश्चन यदि व्याकरण में पूछे जाते हैं तो शब्द विचार से। बाकी 30 से 35% क्वेश्चन जो है वर्ण और वाक्य, इन दोनों को मिला करके, वर्ण और वाक्य इन दोनों को मिला करके 30 से 35% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट करते जाइए आपको क्या क्या पढ़ना है। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि व्याकरण में
वर्ण में क्या क्या पढ़ना चाहिए, शब्द में क्या क्या पढ़ना चाहिए, वाक्य में क्या क्या पढ़ना चाहिए। प्रथम नंबर पे वर्ण आता है, द्वितीय नंबर पे शब्द आता है, तृतीय नंबर पे वाक्य आता है। जब हम व्याकरण पढ़ लेते हैं तो इसके बाद का चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है, यहां मैं लिख दूं ये पहले नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर व्याकरण के अंतर्गत ये सारा है, ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा व्याकरण के अंतर्गत है, तो जो कि पहला नंबर है। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर साहित्य आपको पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। साहित्य साहित्य पढ़ाना जरूरी हो जाता है। हिंदी साहित्य, जिससे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य की बात करें तो पुरस्कार वगैरह कौन किसकी कृति है, उपन्यास कौन किसने लिखा है ना, या किस कवि ने किस कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया, या पुरस्कार की राशि क्या है, या हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत सारे प्रश्न जो है इस साहित्य के अंतर्गत किए जाते हैं। और तीसरा जो है लास्ट पॉइंट होता है, यदि हिंदी को समाप्त करना है तो तीसरा जो लास्ट पॉइंट होता है ये आपका काव्य शास्त्र होता है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट होता है काव्य शास्त्र का होता है, काव्य शास्त्र का होता है, काव्य शास्त्र का होता है, जिसके अंतर्गत हम रस, छंद और अलंकार का जिक्र करते हैं। रस, छंद और अलंकार का जिक्र कर लेते हैं। तो इस तरीके से रस को बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि रस को, छंद को, अलंकार को व्याकरण में ही शामिल करके पढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रस, छंद, अलंकार एक प्रकार से देखा जाए तो काव्य ही है, और जिसको हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 3 चैप्टर जब हम कवर करते हैं तब जाके हमारी संपूर्ण हिंदी समाप्त होती है, तब जाके हमारी संपूर्ण हिंदी समाप्त होती है। तो ना हो तो इसका आप एक डायग्राम बना लें, स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक ना। और इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी जो व्याकरण है उसमें क्या क्या पॉइंट है। वर्ण विचार की मैं बात कर दूं, थोड़ा बहुत हिंट कर लेता हूं क्योंकि आज पहला दिन है, केवल परिचय ही बताऊंगा। कल से आपका टॉपिक वाइज एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी, डेली 4 से 5। अब जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट व्याकरण होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? व्याकरण। और इस व्याकरण को हम देखें तो यण संधि का एक नियम आता है जिसके अनुसार इस व्याकरण का विग्रह होता है। व्याकरण का विग्रह यण संधि के अनुसार हम करते हैं। एक मिनट छोटू, ये हटेगा कैसे देखो तो, देखिए तो ये वाला यहां से, यहां से देखिए, इसको हटाइए, तो यहां से हट जाएगा ऐड करने से। चलिए, तो वो बैक हो गया क्या वहां से? ये जो लिखे थे सारा समाप्त हो गया, यहाँ पे है प्रीवियस। तो उसमें से भी चला गया होगा में, है ना। चलिए, कुछ दिक्कतें आ गई थी, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसको कैसे पढ़ना है, ठीक ना। मैं बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर समय बर्बाद न करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट मैं बता रहा था कि यहाँ पे लिखा गया है व्याकरण। व्याकरण में यण संधि में एक नियम आता है कि ई के साथ या छोटी या बड़ी के साथ आ मिला देने पर या का निर्माण होता है यण संधि के अकॉर्डिंग।
और वही यहाँ पर ये वाला या वाला पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम या मिल जाता है, देखो जो सूत्र में या बना हुआ है वही या यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे धन बना लो। पहचानने के बाद धन बनाते हैं, और धन बनाने के बाद आप देखिएगा कि प्लस के इधर कितने स्वर हैं, 2 स्वर हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, 2 स्वर हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्लस के इधर जो व है ना, इस व को प्लस के इधर, एक मिनट क्या हो रहा है, देखो तो ये क्या, देखिए प्लस के इधर जो है वह है, इस आधा व को 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिखने का रीजन ये है कि आप देख रहे हैं कि प्लस के बाएं साइड में 2 स्वर हैं, एक छोटी और बड़ी, तो प्लस के बाएं साइड में जो भी उतारेंगे उसको 2 बार उतारेंगे, ताकि एक बार छोटी ई का प्रयोग कर लें, एक बार बड़ी ई का प्रयोग कर लें। और इधर देखिए प्लस के इधर एक ही स्वर है, इसलिए प्लस के इधर जो भी उतारेंगे गोले के इधर, वो एक बार ही उतारेंगे। यहां पर हमने उतार दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो व है इसमें एक बार हम किसका प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा का। तो जब इस व में हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो जैसे छोटी की मात्रा लगती है, ये हलंत जो है हट जाता है। सॉरी, तो ज्यादा मिट गया। ध्यान दीजिएगा, यहां वह था, जब हम व में छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ये जो हलंत है ना, ये हलंत हट जाता है। इस हलंत को हटा दिया जाए, और वैसे ही ठीक बड़ी की मात्रा का इसमें प्रयोग करेंगे, तो ये वाला हलंत जो है हट जाएगा और बड़ी की मात्रा लग जाती। तो ध्यान दीजिएगा, आपने उधर छोटी और बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर लिया, लेकिन प्लस के इधर करण है, तो प्लस के इधर देखिए आ स्वर है, इस आ स्वर को जो दाएं साइड में है, प्लस के दाएं साइड में जो लिखा गया है, इसको प्लस के दाएं साइड में उतारेंगे, विधन आकरण। अब पता करना हो कि ये वाला वी सही करेंगे या ये वाला, तो उपसर्ग के रूप में जब भी देखिएगा तो या हमेशा छोटी की मात्रा मिलती है, कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं मिलती है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। सही क्या होगा, ये विधन आकरण, यानी व्यवस्थित रूप से आकार देने का काम कौन करता है, व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या हो जाता है, व्याकरण का तब अर्थ क्या होगा, व्यवस्थित आकार देना, व्यवस्थित आकार देना। व्याकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यवस्थित आकार देना। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, अब इस व्याकरण के अंतर्गत वर्ण आता है, शब्द आता है और वाक्य होता है। वर्ण, शब्द और वाक्य होता है। वर्ण, शब्द और क्या क्या होता है, वाक्य होता है। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार का मतलब है वर्णों के बारे में विचार करना, वर्णों का अध्ययन करना, ये वर्ण विचार होता है। वर्णों के बारे में विचार करने का मतलब ये है कि वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, वर्ण होता क्या है ना।
वर्णों का सार्थक समूह बनता कैसे है? जब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो वर्णों पर विचार करना कहलाता है। ऐसे ही शब्दों पर हम विचार करेंगे और ठीक इसी प्रकार वाक्यों पर विचार करेंगे, तब जाके हमारा व्याकरण क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये रही एक व्यवहारिक जानकारी जो आपको देना उचित था। इसी के साथ साथ आपको हमने बताया साहित्य, तो साहित्य में तो बता चुका हूं किस आपके हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि हिंदी आपसे हो सकता है साहित्य में प्रश्न पूछ दे, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी कौन है? और यहां पर विकल्प बना दे, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, और एक बना देगा विकल्प यहां प्राकृत बना देगा। जब ये 4 विकल्प आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं इसका उत्तर क्या होगा, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी, आदि मतलब होता शुरू, प्रारंभ, शुरू में इसकी जननी कौन थी? तो संस्कृत है। संस्कृत हिंदी की ही जननी नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है ये एक प्रकार की देव भाषा है और भारत में सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। देव भाषा कहते हैं, देववाणी कहते हैं संस्कृत को। सभी भाषाओं की जननी भारत में कहा जाता है ना। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। ठीक, ये हिंदी साहित्य का प्रश्न है। ठीक इसके उलट एक और क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर सही देंगे। पूछा जाता है हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ? हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ऐसे प्रश्न कर देगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, प्रश्न ऐसे कर देगा और 4 विकल्प आपके सामने होंगे। वही विकल्प जो मैंने नीचे लिखा था, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और एक विकल्प दे देगा आपका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। मुझे उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही उत्तर देंगे। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है बड़ा ही रोचक है। यहाँ का उत्तर होगा अपभ्रंश। जब हिंदी भाषा के जन्म की बात करेगा तो उत्तर क्या सही होना चाहिए? अपभ्रंश सही होना चाहिए, न कि संस्कृत। आदि जननी अलग बात है, आदि जननी कहना अलग बात है। शुरू की जननी कह रहा है ना, शुरू की जननी कह रहा है, ये अलग बात है, ठीक ना। लेकिन जन्म कहे तो जन्म आप कहां से बताएंगे? जब जन्म की बात करें, आदि जननी नहीं, जन्म की बात, तो जन्म की बात कहे तो क्या मारेंगे? अपभ्रंश मारेंगे, ठीक ना। फटाफट इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए यही हिंदी साहित्य है जो हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न किए जाएंगे। हो सकता है पूछ दे कि हिंदी गद्य का जनक, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कौन है। हो सकता है पूछ दे व्याकरण का जनक कौन है, ये साहित्य में ही आते हैं। हो सकता है पूछ दे कि कौन से राइटर को किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिलेगा,
उस पुरस्कार में राशि कितनी होती है, सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसी के साथ ही अब मैं साहित्य पे जिक्र करूंगा, साहित्य पर, और सॉरी साहित्य नहीं, काव्य शास्त्र पर जिक्र करूंगा। इसी के साथ ही साहित्य तो खैर मैंने बता दिया, ये साहित्य ही था। व्याकरण में भी थोड़ा सा हमने हिंट कर दिया, उसी के अनुरूप पढ़ना है हमें सारे पॉइंट को। चलिए हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं। काव्य शास्त्र की हम बात करते हैं, जहां पर हमें पढ़ना होता है रस, छंद और अलंकार पढ़ना होता है। रस, छंद और अलंकार पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, रस, छंद और अलंकार पढ़ना है। दोनों ही काव्य होते हैं और काव्य से ही लिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रश्न देखिए कैसे बनता है। जैसे देगा राम के रूप निहारत जानकी, ऐसे ही लिख करके दे देगा, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, याति सबे सुध भूल गई, याति सबे सुधि भूल गई, सुधि भूल गई, करटेक रही पलटारत नाही, करटेक रही टेक रही पलटारत नाही, पलटारत नाही। इसे समझने का प्रयास करिएगा, मैंने एक अजीब ही लाइन खींच दी, करटेक रही पलटारत नाही। देखिए इसी में रस भी होगा, अलंकार भी होगा। देखिए राम के रूप निहारत जानकी, जानकी मतलब, जानकी का मतलब क्या हुआ, सीता जी। किसका रूप निहार रही हैं, राम का। निहारत कह रहा है ना, राम जी का रूप निहार रही हैं। कंगन के नग की परछाई, राम जी इतने सुंदर हैं, राम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो एक टक अपने कंगन के नग की परछाई में देखती रह जाती है। उनकी आंखों की पलकें कभी गिरती नहीं है। वैसे भी नायक नायिका एक दूसरे से के जब करीब होते हैं तो एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, कहा जाता है ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। एक नायक के लिए नायिका उतनी ही खूबसूरत होती है जितना कि चांद के लिए चांदनी खूबसूरत होती है। यहाँ पर देखिएगा, राम जी सीता जी के लिए इतने खूबसूरत है कि कंगन के नग की परछाई में उनका रूप देख रही हैं। याति सबे सुध भूल गई, उस समय सारी सुध भूल गई, वो सवास खो बैठी थी, इतने खूबसूरत थे। शायद उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई होगी, क्योंकि हर नायिका को एक सुंदर वर की आवश्यकता होती है, और जैसा उन्होंने कल्पना किया होगा वैसा वर उनके सामने बैठा हुआ था। सभी सुध भूल जाती हैं, कर टेक रही, हाथ से टेक लगा रही हैं, पल टारत नहीं, आंखों के पलकों को कभी नीचे नहीं गिराती है। आप खुद बता सकते हैं इसमें कौन सा रस है। जब नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, करीब होते हैं, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो कौन सा रस है, श्रृंगार। लेकिन श्रृंगार भी दो प्रकार का होता है, संजोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा।
संजोग श्रृंगार होता है जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिसको हम पैचअप कहा करते हैं। और जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो ब्रेकअप होता है, तो वो वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन इसमें भी संजोग वियोग में कंडीशंस होती हैं। नायिका रब्द होता है, नायक रब्द होता है। जब श्रृंगार की शुरुआत नायक से होती है तो नायक रब्द होता है, और श्रृंगार की शुरुआत नायिका से होती है तो नायिका रब्द होता है। तो जब मैं काव्य शास्त्र पढ़ाऊंगा तो इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा और हर एक पॉइंट सबके अर्थ बताएंगे। हर एक पॉइंट का अर्थ आपको मिलेगा। आपको कभी एहसास नहीं होगा कि मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा हूं या ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, तो दोनों बराबर मिलेंगे। वैसे ही छंद है, छंद में देखिए वर्णों को कभी गिना जाता है, मात्रा को गिना जाता है। छंद में वैसे बताया जाता है कि 3 प्रकार के छंद होते हैं, वाणिक होता है, मात्रिक होता है। ये छंद 3 प्रकार के होते हैं, वाणिक, मात्रिक और मुक्तक होता है। तो वर्णिक में वर्णों की गणना, मात्रिक में मात्रा की गणना और मुक्तक में वर्ण और मात्रा का कोई तालमेल नहीं बनता है। तो इसीलिए मुक्तक से कभी प्रश्न नहीं बना। और मुक्तक छंद को प्रभावशाली बनाने वाले, एक नया रूप देने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना आती है, कविता है जूही की कली, मुक्तक छंद में लिखी गई है। आप पढ़िएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा, या मैं छंद पढ़ाऊंगा तो विधिवत उस पर चर्चा करूंगा। अलंकार क्या होता है? अलंकार भी कहीं ना कहीं काव्य की शोभा बढ़ाने का ही कार्य करता है। अलंकार भी कहीं ना कहीं काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे इसके भी पॉइंट्स आते हैं कि सपना, मैंने देखा एक बुक में लिखा था, सपना मुझे सपना समझकर भूल न जाना। सपना मुझे सपना समझकर भूल न जाना। सपना मुझे सपना समझकर भूल न जाना। भूल न जाना। कहीं न कहीं ये सपना शब्द 2 बार आकर काव्य की शोभा क्या कर देता है? बढ़ा देता है। 2 बार आकर काव्य की शोभा बढ़ा देता है। जैसे रिपीट होते हुए शब्दों को हम देखते हैं तो पढ़ने में और आनंद आता है। ऐसे ही कुछ शब्द होंगे अलंकार में, तो शब्द ही या शब्दों के कुछ अक्षर ही उस काव्य की शोभा बढ़ाने लगते हैं। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है जब वर्ण रिपीट होते हैं, शब्द रिपीट होते हैं। इनसे काव्य की क्या होती है? शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्हें गहना के रूप में देखा जाता है, अलंकार को आभूषण के रूप में देखा जाता है। मैं अलंकार पर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। देखिए यहाँ इसका अर्थ, एक तो सपना नाम है और एक सपना पाव है ना। तो यहाँ सपना 2 बार आया लेकिन अपना अर्थ परिवर्तित कर दिया। जितनी बार आएगा उतनी बार अर्थ परिवर्तित